बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 मई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दिफाई बजट। जी हाँ, तकाजा यह किया जा रहा है कि दिफाई बजट को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। बजट की आमद है। आपको पता है कि जो जून के पहले 10 दिन होते हैं उसी में सारे मेजर फैसले हो जाते हैं। तो अब से लेके जून 10 तक तमाम मेजर डिसीजन हो जाने और फिर जुलाई 1 से तो अगला साल शुरू होना है। तो ये 10 जून तक सारे इन्होंने ज्यादा 15 जून तक डिले कर लेंगे। ये सारे फैसले जो हैं वो बजट से रिलेटेड किए जाने। एंड इस वक्त फैसल वाडा साहब ने और बहुत सारे लोगों ने अब सेनेट के फ्लोर पर और दूसरी पोजीशंस के ऊपर ये तकाजा किया है कि मिलिट्री का बजट 3 गुना बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तानी फौज का जो इस वक्त बजट है वो तकरीबन उसका जो एक्टिव पार्ट है जो उनकी तमाम एक्टिविटीज के लिए है वो तकरीबन 2200 अरब के करीब है। और फिर उसमें पेंशन और दूसरी चीजें अगर डाल दें मरात तो वो तकरीबन 2800 अरब तक चला जाता है। अब इसमें ऐसी मरात शामिल नहीं है जैसे कि हम जमीनें एक्वायर कर लेते हैं, डीएचए के फेजेस बन जाते हैं, और उनकी बात नहीं कर रहे, खालिस्तान फौजी मामला की बात कर रहे हैं। इसमें फौजी कारोबार की बात भी नहीं कर रहे, वो भी अलग है। उसके अंदर जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो भी अलग है। तो ये तकरीबन 2700-2800 अरब जो है वो टोटल सिर्फ खालिस्तान जो फौजी अखराजात, तनख्वाहें, जो मरात हैं नौकरी से रिलेटेड, तेल पानी गाड़ी, ये उससे रिलेटेड तकरीबन कोई 2700-2800 अरब का बजट है। अब कहा यह जा रहा है कि जो एक्टिव बजट है 2200 अरब के करीब, उसको 3000 अरब से ऊपर किया जाए। मतलब कि ओवरऑल बजट जो है वो 4000 अरब से ऊपर कर दिया जाए। ये तकरीबन बॉल पार्क आप कहें नटशेल ये तकाजा किया जा रहा है। अब अगर माजी पर नजर दौड़ाएं तो जब जब नून लीग का फड्डा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना तो उन्होंने हमेशा यही वतीरा रखा कि उन्होंने मुल्क से बाहर बैठ के या मुल्क के अंदर बैठ के हमेशा यही कहा कि ये फौज जो है ना इस तरह की हमें चाहिए थी। मतलब कि उन्हें तगड़ी फौज कभी नहीं चाहिए थी। उसके लिए आपके सामने हम एक ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर का टुकड़ा भी रखेंगे। लेकिन हम आज भी, हालांकि जितना जुल्म हमारी पार्टी पर हुआ, हमारे लीडर पर हो रहा है, उनकी बेगम पर, हमारे और जो दूसरे सारे कैदी हैं, फिर 9 मई के सारा शाखसाना बुना गया और उसमें से हमारे 13,000 लोगों को पकड़ा गया, बगावत, गद्दारी, पासपोर्ट कैंसिल, किसी का शनाख्ती कार्ड कैंसिल, किसी का अकाउंट, किसी के साथ ये, किसी को नंगा किया, किसी को मारा, सब कुछ के बावजूद हम आज भी ये समझते हैं, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस के मुताबिक बात करते हैं कि पाकिस्तान को एक तगड़ी फौज की जरूरत है। यही चीज हमें और नून लीग को एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन तगड़ी फौज कैसी तगड़ी फौज? तगड़ी फौज वो जो किसी भी जमहूरी मुल्क की होती है, जो मुल्क के अपने शहरियों की तरफ बंदूक नहीं करती। उस बंदूक का रुख जो है वो मुल्क के दुश्मनों की तरफ होता है। अगर उसका कोई आईएसपीआर का महकमा है तो वो मुल्क के अंदर मामला के अंदर रोड़े नहीं अटकाता या अंदर के मीडिया को हैंडल नहीं करता, बैरूनी दुनिया के पैगाम साजी के लिए होता है। मसलन हमें एक तगड़ी फौज चाहिए, लेकिन ऐसी फौज नहीं चाहिए जो जजों को ब्लैकमेल करे या उसके अंदर आईएसआई हो या कोई भी डिपार्टमेंट है जो लोगों की फिल्में बनाए, कोई एमआई है वो लोगों को उठा ले, नंगा करे, तशद्दुद करे। नहीं, इस काम के लिए 4000 अरब मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो वाकई दिफाए वतन के लिए इस्तेमाल हो और फौज जो है वो अपने आईनी रोल पर चली जाए और ये सियासत के अंदर जो दखलंदाजी है, ये फील्ड मार्शल और डीजी आईएसपीआर साहब जो कुछ भी ये सब कुछ हो रहा है, ये फौज ना करे तो फिर जितना भी बजट फौज को देना पड़े वो देना चाहिए, क्योंकि मजबूत फौज जो है वो पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान की फौज बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जिन वीगो डॉलों में लोगों को उठाया जाता है, ये जैसे अदालतों को मैनेज किया जाता है, अदलिया को लूटा गया है, सियासी वर्कर्स के ऊपर जो जुल्म किया जाता है, जो सब कुछ हुआ 9 मई के बाद, इसके ऊपर जो आवाम का पैसा खर्च होता है, इस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये पैसा किसी सूरत ना किसी को इजाजत हो, ये हल्फ की रूगरदानी भी है और एक जुर्म भी है जिन भी लोगों ने इसका इर्तकाब किया। तो इसके लिए बजट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, खालिस्तान दिफा के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात जरा इससे हटके कर लें। ओवरऑल जो तनाज़ुर चल रहा है उसमें अब जंग बदल गई है। जंग अब रवायती जंग नहीं रही और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ हालिया, भले वो 2 दिन का था, 4 दिन का था, उसमें आपने देख लिया कि दोनों तरफ ने अपनी अपनी एयरफोर्स को उतारा और मिसाइल सिस्टम को उतारा। तो अब हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें मिसाइल्स चाहिए और हमें अपना अच्छी तगड़ी एयरफोर्स चाहिए। तो अब जरा जो दूसरी साइड है जिन पर हमेशा ज्यादा बजट लगता रहा, उनको जरा थोड़ा सा तहम्मुल करना चाहिए मेरे ख्याल में। अब इसमें यह ना कह दीजिएगा मैं मुल्क दुश्मनी की बात कर रहा हूं, मेरी अकल ये कहती है और जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई उनके मुताबिक भी पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स को तगड़ा करना चाहिए। हमने अपने एक पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का बजट है $7.9 बिलियन, तकरीबन 8 अरब डॉलर, और इंडिया की एयरफोर्स का बजट है 80 अरब डॉलर। जी हाँ, अब आप जरा ये तकाबली जायजा ले लें, कहां 8 अरब और कहां 80 अरब। हमारी नेवी के भी बजट में खासी कमी है, वहां पे भी हमें थोड़ी सी अपनी इस्तात को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया वहां से भी या कोई भी मुल्क दुश्मन जो एक्टिविटीज है वहां से भी हो सकती है। तो अगर हम खालिस्तान ये डीएचएज, ये कारोबार, ये सारी मरात, ये फील्ड मार्शल, ये एक्सटेंशन, इनसे निकल के खालिस्तान अपना काम करें तो यकीन कीजिए शायद हम 2000 अरब में भी वंडर्स कर दें, या 2500 अरब में भी, या 3000 अरब में भी, या 4000 अरब में भी, जितना भी पैसा हमें चाहिए उस पर हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दें। लेकिन हम तो पैसा ज्यादा जो है वो इस्तेमाल दूसरी चीजों में करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें वाइजली पैसे खर्च करने चाहिए, हमें अपने बजट को वाइजली जो है उसकी प्रोपोर्शनेट तरीके से उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अभी एयरफोर्स और मिसाइल्स का जमाना है तो उस पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। जो हमारा रवायती काम है उसमें माशाल्लाह हम ठीक है और ना ही उसकी जरूरत पड़ती है। दोनों मुल्क न्यूक्लियर है, उसकी जरूरत पड़ी तो इसका मतलब है कि आपने न्यूक्लियर पर ही जाना है, तो उसकी जरूरत तो कभी पड़नी नहीं है सच उस तरीके से। तो एयरफोर्स को तगड़ा करना चाहिए, मिसाइल सिस्टम को करना चाहिए, वहां पैसा लगाना चाहिए। आईएसआई और एमआई के बजट में कमी करनी चाहिए। ये जो सियासी साइड उनका बजट है, जो वो सारे कैमरे लगाते हैं, लोगों को उठाते हैं, फेंटा लगाते हैं, खरीदते बेचते हैं, सारी ये ब्रोकरेज करते हैं जो सारी पोलिटिकल पार्टीज के दरमियान जब हुकूमत गिरानी और बनानी है, ये उनके रोल खत्म करने चाहिए। 1000
अरब तो यकीन कीजिए यहीं से निकल आएगा, जितना बड़ा ऑपरेशन ये होता है, जिस तरीके से एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, तराने गाने वाले से लेकर सभी को हमने कंट्रोल किया हुआ है पूरे मुल्क को। ये कंट्रोल अगर हम थोड़ा सा छोड़ेंगे मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों, तो 1000 अरब यहाँ से बच जाएगा। और यकीन कीजिए बहुत सारा असलहा इससे हम खरीद सकते हैं, बहुत सारी हम अपनी फौजी ताकत इसमें से बना सकते हैं, तगड़ी फौज की बुनियाद हम इस पर, मजीद तगड़ी फौज की बुनियाद जो रख सकते हैं। तो इसलिए बजट अगर बढ़ाने की जरूरत है बिल्कुल बढ़ाया जाए, कोई इसमें नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो अलियां तलियां हैं वो भी खत्म होनी चाहिए। मतलब अभी बताता हूं मैं, फील्ड मार्शल साहब की भी जो शाखर्चियां वो भी बताता हूं और हुकूमत की भी बताता हूं, इनको रोकना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा पैसा लगना चाहिए। बच्चों को अगर पढ़ाएंगे नहीं, एजुकेशन पर पैसा नहीं लगाएंगे तो हम किधर पहुंचेंगे? तो हेल्थ एजुकेशन का बजट बढ़ाइए, सिग्निफिकेंटली बढ़ाइए। अगर आपको दिफा का बढ़ाना पड़ता है वो भी बढ़ाइए, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन का और टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने वाली दुनिया जहां पर पहुंच रही है उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। उसका भी बजट जो है हमें उस पर भी पैसे रखने चाहिए। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए और डिटेल्ड तरीके से देखना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो और साथ हम अपने डिफेंस पे भी काम करें। अब दूसरी तरफ जरा पापा की परी की बात कर लें हम, हमारी बाजी मरियम नवाज साहबा। कल हमने आपको बताया था कि पहले वो सरगोदा तशरीफ लेके गई। उनके जाने से पहले वहां पर जो आपके टैक्स के पैसे का ज़या हुआ वो हमने आपको बताया, जैसे रातों रात सड़कें बनाई गई जो बाद में टूट जाएंगी, वहां पर लैपटॉप बांटे गए तालियों के लिए। ये जो सारी शाखर्चियां हो रही हैं ये रोकनी पड़ेंगी। लेकिन आप करेंगे क्या? आप ये नहीं रोकेंगे। आप डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए लोगों की हेल्थ का पैसा रोक लेंगे, लोगों की एजुकेशन का पैसा रोक लेंगे, वो आम आदमी इफेक्ट होगा, ये शाखर्चियां नहीं होंगी। अब सुनिए, कल मोहतरमा वहां गई, तस्वीर तो आपने देखी ली, उनके साथ उनका भाई बैठा हुआ था। फील्ड मार्शल साहब को जब रैंक्स लगे, जिसे वो लकब कहती हैं, तो वहां उनका वो भाई जिसकी 7 कंपनीज गालिबन बैंकरप्ट हो गई हैं, दिवालिया होके वो अब इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंचे हैं। अल्लाह खैर करे, अब अगला काम को यहाँ ना डालना उन्होंने। बहरहाल वो अपनी बहन के साथ जो विराजमान थे, इन पर जब टैक्स का मुकदमा बना था तो इन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान रहता नहीं, मेरे पर तो इसके कोई कवानीन लगते नहीं। लेकिन चले, वहां बैठे हुए थे। बाजी हमारी ने कुछ ज्यादा ही एफर्ट कर डाली थी, अल्लाह बहरहाल उनको नसीब करे। ऐसी लग रही थी कि या मतलब वो किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की शादी पे आई हुई है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर डूइंग थी उनकी, लिबास, मेकअप। हमारी बहन है इसलिए हम ऐसी बात कर लेते हैं, बाकियों को तो ये इजाजत नहीं होगी, इसलिए मेरी तरफ से इसको गुस्ताखी ना समझा जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी रहना चाहिए। गोटा किनारी जो कुछ वो था वो जरा थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि थोड़ा लाइटर रखना चाहिए मामलात को। इतना ज्यादा मतलब एक जो एक ऑफिशियल सेरेमनी है उसके अंदर एहतियात को मलूज़े खातिर रखना चाहिए। लेकिन चले, वो तो जो किया उनका फिर भी पर्सनल मामला है, आल्दो की शीज़ चीफ मिनिस्टर, तो पर्सनल मामला रहता नहीं, भले वो फॉर्म 47 पे ही है। अब कल रात गए वेरी लेट, वो आपके पैसों पर जो जहाज चलता है और पूरा कॉन्वॉय उनका वहां इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी और फिर लाहौर भी, वो जाती उमरा पहुंची हैं कल रात वेरी लेट नाइट, वो बहुत ही लेट नाइट। हो सकता है उसके बाद उनकी 8 बजे वो एक्टिविटी थी जो उन्होंने की, हो सकता है उसके बाद उनकी कोई मीटिंग्स हो, कोई उनकी वहां पर मसरूफियत हो और वो मसरूफियत लेट नाइट तक चली हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे पता है कि वो लेट नाइट लाहौर पहुंची, अपने घर पहुंची और आज उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। हो सकता है कोई पहले मीटिंग अटेंड की, उसकी आज फुटेज जारी कर दे उनका ऑफिस, लेकिन आज उन्होंने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की। आज वो किसी किस्म के पंजाब के किसी काम के ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। आज वो दोबारा इस्लामाबाद रवाना हो रही है और एयरपोर्ट पर वो गालिबन किसी के साथ तस्वीर खिंचवाएंगी। वो कौन है यह हमें नहीं पता, लेकिन किसी के साथ तस्वीर खिंचवानी है जिन्हें उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला रखा है। अब वो कौन है जिनके साथ तस्वीर खिंचवानी है ये हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन इतना हमारे इल्म में है कि एयरपोर्ट पर कोई लोग हैं जिनसे मिलना और तस्वीर खिंचवानी, लेकिन वो कोई ऑफिशियल काम नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई सफारती रिलेटेड काम नहीं है कि कोई बैरूनी दुनिया से लोग आए हुए हैं। वो कोई फैन मोमेंट ही है जिसमें उन्होंने तस्वीर खिंचवानी। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, आप में से अक्सर लोग कहते हैं जी आपने आधा व्लॉग बाजी मरियम पे कर दिया, आपने पूरा व्लॉग बाजी मरियम पे कर दिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि बादशाह सलामत ने उन्हें आप पर जो है वो मसल्लत कर रखा है और आप जितने के समझदार हैं और हम एज अ कौम जितने के समझदार हैं वो आपको अभी तक पता चली गया। अगर हम समझदार होते तो 1980 की दहाई से लेके 2013 तक मरियम के पापा जो है वो आपको बेवकूफ़ तो ना बनाते। इसलिए आप में से कुछ जो समझदार हैं वो बड़ा चिढ़ते हैं जब मरियम पे बात करते हैं और ये बार बार आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं। ये भूले बगैर के सारे लोग आपकी तरह नहीं सोचते। मुझे सब लोगों के साथ बात करनी होती है। मुझे 90% जो लोग जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से इसको तरतीब देना होता है सारी चीज़ को। तो बार बार हैमर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कौन लोग हैं। फील्ड मार्शल साहब जो है वो किन लोगों को लाके आपके ऊपर मुसल्लत किया, उनकी एक्टिविटी आपको बतानी पड़ती है। अगर उनकी एक्टिविटी नहीं बताऊंगा तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या मैं मेलानिया ट्रंप की बातें आपको बताऊंगा। फील्ड मार्शल साहब ने यही तोहफे आप पर मुसल्लत किए हैं, आपके टैक्स के पैसे पर ये पल रहे हैं, तो मैं इन्हीं की बातें आपको बताऊंगा। तो अब है क्या कि मरियम साहबा कल रात लेट नाइट पहुंची हैं और आज उन्होंने मतलब कल आकर भी उन्होंने लाहौर में कोई काम नहीं किया, आज भी उनका लाहौर में कोई मीटिंग नहीं है और आज दोबारा फील्ड मार्शल साहब ने डिनर पर होस्ट किया है और वहां पर वो तशरीफ लेकर जा रही है। जी हां, आज फील्ड मार्शल साहब ने डिनर दिया हुआ है और उसकी होस्टिंग वो खुद कर रहे हैं डिनर की। वहां पर मरियम साहबा तशरीफ लेकर जा रही हैं। आज बाजी सिर्फ सुबह जागी होंगी और उसके बाद वो 2-3 बजे रवाना हो जाएंगी और इस्लामाबाद पहुंचेंगी और वो डिनर करेंगी। तो सवाल मेरा ये है कि जब रात कोई काम नहीं किया, आज कोई काम नहीं किया और इस्लामाबाद ही जाना है, तो और वहां पर इन्होंने एक वो पुरसरार किस्म का गेस्ट हाउस बना लिया हुआ है रावल डैम के ऊपर और उससे पहले पंजाब हाउस है, एक लेविश जगह है, इनके अपने समधी भी वहां हैं, सारी फैमिली के लोग भी इनके कई घर हैं, तो ये वहां क्यों नहीं रुक गई कल? ये जो जहाज आया है गया है, ये या तो इनका कोई ऑफिशियल काम होता ना, समझ आती कि आपके पैसे के ऊपर इस तरीके के डाके हैं और गरीब आवाम से कहा जाता है कि दिफाई बजट बढ़ाना है आप पैसे दें, हालांकि इनके बजट काटें यहां से। और अगली आपको बात बताते हैं, ये तो पापा की परी है जो आज फिर पाकिस्तान जाएंगी, उनकी बात आपको बता दी। अगली बात सुन लीजिए, DGISPR साहब ने एक और नगमा जो है वो जारी कर दिया तराना। अब इन पे भी एक नगमे पे करोड़ों रुपया लगता है, ये फ्री में नहीं बनते, ये करोड़ों रुपया लेते हैं लोग जो गाने वाले हैं, जो इसकी एडिटिंग वाले हैं, पिक्चराइजेशन वाले, करोड़ों रुपया पर खर्च होता है। वो आप ही का होता है, जाहिर है वो इसी डिफेंस बजट में से होता है। इन पैसों से हम चलें जहाज नहीं ले सकते तो कुछ मिसाइल तो ले सकते हैं ना, इन पैसों को भी जमा करना चाहिए। तो DGISPR साहब ने एक और तराना जड़ दिया जनाब, एक तराना जारी कर दिया। अब हमें नहीं पता ये स्टॉक कहां से था तरानों का, जंग तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो 2 से 4 दिन हुआ, उसके बाद से ये दूसरा कि तीसरा तराना आ गया। उतने दिन तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चला जितने हमारे तराने आ गए हैं।
और ये इसका मतलब हमने पहले ही बना के रखे हुए थे, धड़ाधड़ हम उनको जारी कर रहे हैं। अच्छा ये तो है ही, तराने तो जारी हुए हैं, उसके साथ धड़ाधड़ जो है वो दूसरे काम भी हो रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ शुरू कर दी है। जी हाँ, वही मीडिया जो सांस नहीं ले सकता अपनी मर्जी से, जिसका सांस दबाया हुआ है, पूरे 2 साल ट्विटर बंद किए रखा है, अब जाके खुला। वो भी जरूरत पड़ी थी पाकिस्तानी कौम की कि वो इंडिया के खिलाफ महाज बना सके, और पाकिस्तानी कौम ने बनाया, किसी पे एहसान नहीं किया, यही जिम्मेदारी थी पाकिस्तानी कौम की, और हम सब ने काम किया। लेकिन अब उसी मीडिया की फील्ड मार्शल साहब तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि तारीफों से काम चलेगा। लोग शायद बेवकूफ बन जाएंगे और वो सब जो इन्होंने किया माजी का वो भूल जाएंगे, और इनका एक अच्छा इमेज बनेगा। मुश्किल है, आप जो कुछ कर चुके हैं वो बहुत दूर जा चुके हैं, आप बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि लोग भूल पड़े। आल्दो के हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, हमारे लोग बड़े जज्बाती हैं, एकदम इमोशंस में आके कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को याद रहेगा जो कुछ आपने किया। दूसरी तरफ कोर कमांडर मुल्तान, वो बहुत दिन जिक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर असातिज़ा और तुलबा के साथ उन्होंने खसूसी नशिस्त की है। मैंने आपको बताया ना कि एक तरफ जब से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है तो तूफानी दौरे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इलेक्शन आ रहा है, एक सियासी जमात है जो लोगों के साथ दौरे कर रही है। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा नीड थी इस चीज की, इन्हें कितनी डेस्परेशन थी, और इनके पास जगह नहीं थी क्योंकि अवाम में जा नहीं सकते थे। अवाम बहुत रिटेलिएट कर रही थी इससे पहले जो कुछ किया गया। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट के बहाने अवाम के पास जा रहे हैं, इन्हें लगता है कि परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, ये इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। कितनी देर हम वॉर मॉन्गरिंग, उधर मोदी कर रहा है इधर हम करेंगे, कितने दिन ये मामला चलेगा? आखिरकार इस मामले ने ओवर होना है। 15 दिन और खींच लेंगे आप, 20 दिन और खींच लेंगे, मैक्सिमम 1 महीना खींच लेंगे आप। और तो ये आपको जो बाकी सब कुछ आप कर रहे हैं, ये जो रात को जहाज आता है और सुबह फिर जाता है, वो रानी को वहीं रख ले, मतलब कि उन्हें कहते हैं कि वो इस्लामाबाद में रह लें, आपने जो डिनर अटेंड करना है। क्यों पब्लिक के करोड़ों रुपए को आप सिर्फ आके यहाँ पर आप, अगर आपको कपड़े चाहिए तो इतनी गाड़ियां आपके पास, किसी को कहिए कि वहां से आपके कपड़े भिजवा दे। अब हमें समझ नहीं कि उन्होंने लाहौर में आके क्या करना था, जो जरूरी था उनका। लेट नाइट वो आई और अगले दिन बगैर किसी मीटिंग में वो वहां पहुंच रही हैं। तो कोर कमांडर जो मुल्तान है, उन्होंने बहुत दिन जिक्रिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, एक और सियासी जलसा आप कह लें। उसके साथ साथ डीजी एसपीआर साहब पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, वहां पर भी उन्होंने सियासी इसे बात कह लें, क्योंकि ये जो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाना है, या मौजूदा अपनी पॉपुलैरिटी क्रिएट करके उसको इस्तेमाल करना है दोबारा इमरान खान के खिलाफ। और वो जो इनके टाउट साफी हैं वो तो पहले दिन से बता रहे थे कि किधर गई पॉपुलैरिटी, एक जंग लगी और पॉपुलैरिटी सारी खत्म हो गई है। तो वो सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अब हमें यह भी पता चला है कि डीएचए के नए फेजेस भी लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि डीएचए को भी पता लगा कि मामला अच्छा है। पहले तो आपके सामने लोग वहां पर प्लॉट लेना बंद कर गए थे, उधर भी इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई थी, लोग नहीं खरीद रहे थे प्रॉपर्टी उधर। अब उन्हें लगा कि अच्छे दिन आए हैं, चलें जंग ही सही, जंग के बाद ही सही। उन्होंने भी कुछ नए फेजेस और कुछ पुराने फेजेस जो पिट गए थे, और कुछ पुराने डीएचएस जो पिट गए थे, अब हमें अंदर से खबर मिली है कि धड़ाधड़ मार्केटिंग कैंपेन्स की तैयारी हो रही है। वो भी अब पुराना जूस होगा उसी नई बोतल के अंदर रखकर वो भी बेचेंगे। वो भी आपको नए फेजेस, नए प्लॉट्स, नई चीजों के नाम पर अब डीएचए भी लॉन्च होने लगा थोड़े दिनों में, क्योंकि उन्हें उम्मीद है जैसे डीजी एसपीआर धड़ाधड़ नगमे जारी कर रहे हैं, तराने जारी कर रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ऐसे ही उनको भी लग रहा है कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, तो हम फेज जो डिफरेंट फेज हमारे नहीं बिक सके थे उनको दोबारा हम लॉन्च करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। हनीफ मोहम्मद बहुत ही चोटी के लिखारी हैं, हम तो उनका बड़ा ही एहतराम करते हैं। पंजाबी में बेहतरीन बीबीसी के लिए वो आर्टिकल्स लिखते भी हैं और फिर उनको रिकॉर्ड भी करते हैं वीडियो पर। उन्होंने हाल ही में एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले उनकी किसी से बात हुई मिलिट्री के जराये से, तो मिलिट्री के जिन जराये से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा पहले तो आर्मी चीफ को काफ़ी सारे कमर्शियल प्लॉट्स देने पड़ते थे, रेजिडेंशियल देने पड़ते थे। अब ये फील्ड मार्शल बन गए हैं तो अब क्या पूरा फेज तो नहीं देना पड़ जाएगा कहीं डीएचए का, जब फील्ड मार्शल साहब रिटायर्ड होंगे? ये तो जी अब फील्ड मार्शल साहब जाने और फेजेस जाने और ज़मीन जाने, क्योंकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो टेलीविजन पर आकर वाजे कह रहे हैं कि वो बादशाह है। तो बादशाह की तो मर्जी होती है, सारा कुछ ही वो मालिक होता है, वो जो फैसले करे। तो अब वो इसमें कोई शक नहीं कि वो बादशाह है, जो उनका दिल करे वो फैसले करेंगे। गजा में जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो रही है, उसके ऊपर दुनिया पूरी खामोश है, जुल्म जो है वो हद से बढ़ गया है। और अब यहां तक मामला चला गया है कि जो ऐसी आवाजें थी जो माजी में इसराइल के साथ खड़ी थी या उस तरीके से नहीं मानते थे गजा के मामले सारे को, मसलन पियर्स मॉर्गन जो है ब्रिटिश एक बहुत ही फेमस नाम है मीडिया का, वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि गजा में जेनोसाइड हो रहा है, गजा में नस्लकशी हो रही है, और ये सब कुछ जो है ये बहुत ही एक बड़ा इंसानी आप ये कहें कि एक हादसा हो रहा है। इंसानी तारीख में शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ कि वहाँ पर हज़ारों बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। खुराक की किल्लत है, इसराइल अलाउ नहीं कर रहा, ह्यूमैनिटेरियन ना ही इमदाद को अलाउ कर रहा है ना खुराक को कर रहा है। जो पूरी दुनिया के मुल्क हैं, खुसूसी तौर पर ऐसे मुल्क जो ह्यूमन राइट्स पर बिलीव करते हैं, जमहूरियत पर, रूल ऑफ लॉ पर, ये उनके सोचने की बात है। हज़ारों की तादाद में अभी तक जो है वो बच्चे वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, मजीद शहादतें हो रही हैं। ये जो एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, ये जो नस्लकशी हो रही है, इसको फौरी रुकवाना चाहिए। मुस्लिम दुनिया के ऊपर भी इसकी कड़ी जिम्मेदारी है। आज कोई आवाज़ नहीं है जो इनके लिए बोल रही है, ना आपको तुर्की से कोई तगड़ी आवाज़ नजर आ रही है, या ना ही मशरक़ वुस्ता से तगड़ी आवाज़ नजर आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो वो भरपूर तरीके से आज इन मजलूमों की बात कर रहे होते, इनके लिए आवाज़ उठा रहे होते। तो दुआ भी कीजिए, और ये भी दुआ कीजिए कि खौफ खुदा आए लोगों के ज़हन में, और जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो तगड़े मुल्क हैं, वो अपना यहाँ पर रोल प्ले करें, और जो मासूम वहाँ पर शहीद हो रहे हैं उनके लिए कोई दाद रसी उनकी किसी तरीके से की जा सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने शफकत चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, एक बयान है। शफकत चौधरी बड़ा अच्छा लिखते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक, बच्चे शहीद, खुजदार में बम हमला, बच्चे शहीद। अभी कल ही आप बच्चों से पूछ रहे थे हमने अपना काम किया या नहीं, जो DGISPR ने G6 में छोटी बच्चियों और बच्चों से पूछा था कि हम अपना काम हमने देखें किया कि नहीं किया। तो शफकत चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक में बच्चे शहीद हुए हैं, खुजदार में जो बम हमले में बच्चे शहीद हुए हैं, इन बच्चों के लाशें कह रहे हैं कि नहीं, आपने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया।
शौकत साहब, अल्लाह आपको बचाए, अल्लाह आपको डबल कैबिन डाले से बचाए, जो आके आपको अब उठा ना ले, क्योंकि इतना सच तो बर्दाश्त नहीं होता आप जो बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है, वजीरिस्तान में जो बच्चे शहीद किए गए, 4 बच्चे शहीद हुए थे, 2 को दफना दिया गया है। 2 की लाशें इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मस्जिद में रखी गई है, गाड़ी के अंदर रख के, गाड़ी में एयर कंडीशन चलाया हुआ है और मस्जिद में वो लाशें रखकर एहतजाज हो रहा है। अभी तक उनको दफन नहीं किया गया। इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत ही भरपूर किस्म का रिएक्शन दिया है जेल से, और उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी हुकूमत भी जाती है तो जाए, मजलूमों के ऊपर ड्रोन अटैक्स बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसके लिए असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ती है। कुछ भी ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुझे पार्टी के जराये से ये बात नहीं पता चली, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है, जो मीडिया की इंटरेक्शन है लोगों के साथ, वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ड्रोन हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और उन्होंने केपी गवर्नमेंट को कहा है कि इसके ऊपर फौरी रिएक्ट करें। तो अब ये जो 2 लाशें पड़ी हैं वहां, ये डीजीएसपीआर साहब का भी ये बहुत जिम्मेदारी है। जैसे अभी हमने खुशदार के बच्चों के जो शहादत है उसको, उसके पीछे हम परचम लगा रहे हैं, उनको हम ऑन कर रहे हैं, तो ये वजीरिस्तान के बच्चों को भी, ये भी हमारे बच्चे, ये जो शहीद हुए बच्चे, इनको भी हमें ऑन करना पड़ेगा, इनको भी शहीद की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, इनकी भी तस्वीरों के पीछे झंडे लगाकर बात करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। एक जगह के बच्चे जो है, बच्चे तो सारे ही हमारे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं। तो यही मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे, जब खुशदार में, कल जब मैंने व्लॉग किया तो दिल नहीं कर रहा था व्लॉग करने को, जो खुशदार में शहादतों की रिपोर्ट आई, इसी तरह से वजीरिस्तान के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, वहां पर भी उनके साथ भी उतना ही इंसाफ कीजिए और काम जो है तभी चलेगा। अगली खबर जो आपके सामने क्विकली रखनी है, वो मोहित पीरजादा साहब पर एक स्टोरी की गई है, और उस स्टोरी ये की गई है कि उन्होंने $1 मिलियन का घर लिया है और ये को बड़ा उन्होंने करप्शन कर दिया। हालांकि वो कभी किसी पब्लिक ऑफिस उन्होंने होल्ड नहीं किया, वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, और जो उन्होंने गालिबन $1 मिलियन के करीब का घर लिया है, उसमें जो मेरी इतलात है वो ये है कि $5 लाख की उन्होंने मॉर्गेज ली है। $5 लाख उनकी बेगम और उनके ससुराल का जो घर था यूके में, वो बेचा है और यहाँ पर लाके उन्होंने उसकी डाउन पेमेंट की है, और उन्होंने ये कोई $1 मिलियन के करीब का घर खरीदा है। अब पाकिस्तान के अंदर इस पर किसी दिन दोबारा बात करेंगे, हैव और हैव नॉट का किस्सा है। आप कितने मर्जी अच्छे बंदे, जिसने मेहनत से कमाया है उसकी कमाई की बात कर लें, जिसने करप्शन से कमाया उसकी, बस जिसके पास कुछ है सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो जो कुछ है वो उसने कैसे हासिल किया है। बहरहाल ये जो जियो ग्रुप ने ये जो स्टोरी की है, ये जाहिर है ब्लैकमेलिंग है और कुछ भी नहीं है, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर की है, मोहित पीरजादा को ब्लैकमेल करने के लिए। हालांकि आप इसको अगर $1 मिलियन की बात करते हैं तो ये 28-30 करोड़ का घर है, जिसमें से कोई 12-14 करोड़ जो है वो मोहित पीरजादा ने अपना घर बेच के जमा कराए, बाकी कर्जा है। अब आप जरा कोई भी घर जो है, कनाल का, 2 कनाल के, कितने घर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जरा उनका जायजा ले लीजिए, और जो डीएचए के अंदर 2 कनाल का या कनाल का घर है वो कितने हैं ये जायजा ले लीजिए, और वो जो 2-2 कनाल के घर है वो कितने के इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बिकते हैं, वो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि वो इतने में नहीं मिलेंगे, वो 25 करोड़ से ऊपर ही अब वो घर जो है वो मिलेंगे। और मोहित पीरजादा पाकिस्तान के चंद नामी एंकर्स में थे। यही लोग नहीं समझते कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो जाहिर है जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे होते हैं तो वो जाहिर है वो पैसा कमाते हैं, और इसीलिए वो टॉप क्वालिटी के प्रोफेशनल्स होते हैं। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान गया और मैंने अपने असासे डिक्लेयर किए, पहली दफ़ा पॉलिटिक्स में गया, पहले साल ही डिक्लेयर किए, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि सब डिक्लेयर करें। बहुत सारे लोगों ने कहा आपके पास ये पैसे कहाँ से आ गए। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में प्रोफेसरों की तनख्वाह बहुत कम है, अमेरिका में अच्छी खासी तनख्वाह होती है प्रोफेसर्स की, स्पेशली अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं तो आपकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जरा थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस में भी, ये जो आप इन लोगों की बातों में आ जाते हैं कि किसी की भी पगड़ी उछालते हैं, तो थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस को भी थोड़ा ब्रॉडर करें, और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके जो रूल्स हैं या उनका जो एक्ट है उसको अपनी तरह से जज किया करें, इन लोगों के कहने पर जज ना किया करें। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।